parents have a huge and major role in this identification and then prevention of this kind of problem. उसको एक साइकेट्रिक जिसको इलनेस कहते हैं, बिकॉज ड्रग एडिक्शन इज एक्चुअली साइकेट्रिक इलनेस. अपना बार बार जो स्मेल है उसको छुपाने के लिए एक्सेसिव परफ्यूम्स का यूज़ करना, हैंड वॉश का यूज़ करना, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना शुरू कर देना, एंड देन हगिंग भी पेरेंट्स के साथ अवॉइड करना शुरू कर लेते हैं. पेरेंट्स हैव टू सी दिस कि उनके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको किसके पास छोड़ना है, किस राइट पर्सन के पास छोड़ना है. कभी ड्रग की तरफ देखना भी नहीं है, और अगर कोई कहीं पे सेवन कर रहा है इन चीज़ों का तो आपको उसकी तरफ जाना भी नहीं है. दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. उसमें एपिलेप्टिक सीजर्स हो सकते हैं, अदर सीजर्स हो सकते हैं, उनका लिवर डिस्फंक्शन हो सकता है, समटाइम इट कैन लीड टू डेथ. हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, बट हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं ये बहुत मैटर करता है. हाय, नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतमा और आज डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के इस खूबसूरत से इनिशिएटिव इंस्पायर का ये अगला एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ. और आज मेरे साथ है डॉक्टर रचना, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GCW गांधीनगर में और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं. वेलकम टू द शो मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. तो मैम, मैंने इन्फ्लुएंस होने की बात की और आप एक ऐसे डोमेन में हो जहाँ पर अब यंगस्टर्स से इंटरैक्ट करते हो एंड ऑब्वियसली टीचर्स आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स. ड्रग अब्यूज़ बहुत बढ़ चुका है. आप अभी के सिनेरियो में कॉलेज के एनवायरनमेंट में इसका कितना इम्पैक्ट देखते हो? इंडिया एक्चुअली इज़ द कंट्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे यंगेस्ट पॉपुलेशन है जो स्पेशली एडोलेसेंट जिसको हम कहेंगे, स्कूल से लेकर देन कॉलेजेस तक. तो इवन जो रिसेंट डाटा हमारा है, जो स्टडीज़ हुई हैं इंडिया में रिसेंटली, जो 2018 के बाद भी इवन जो स्टडीज़ हुई हैं वो यही बताती हैं कि सबसे ज़्यादा जो ड्रग का अब्यूज़ हुआ है वो एडोलेसेंट ग्रुप्स में या यूथ में ज़्यादा है. सो आई थिंक कि अगर हमें किस तरह का भी कोई अगर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं या किसी तरह की बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड, तो आई थिंक यूथ इज़ द ओनली पॉपुलेशन दैट शुड बी टारगेटेड फर्स्ट एज़ कम्पेयर टू द अदर ग्रुप. क्योंकि उस पर ज़्यादा क्योंकि यंगेस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड अगर हम अर्ली प्रिवेंशंस के साथ उनमें नशे का सेवन रोक लेते हैं तो इंडिया विल बी ए सक्सेसफुल एडवांस डेवलप कंट्री होने में इसका काफ़ी अच्छा रोल रहेगा. तो मुझे लगता है कि जब भी हम नशे की बात करें तो हमें यूथ को ही लेके सबसे पहले उनको मोटिवेट करना है, उनका मोटिवेशन लेवल देखना है, उनमें ड्रग अब्यूज़ के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उन्हीं से शुरू करने हैं, ताकि वहीं से रोकेंगे तो आगे प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं. अगर जस्ट एक कंपैरेटिव एनालिसिस समझना चाहें, गर्ल्स में और बॉयज़ में इसका कंजम्पशन कितना है? I think they both consume drugs. Girls as well as boys both have their consumption almost in the similar level. But I think males की reporting is more as compared to girls, and that is the reason कि males में ज़्यादा जो cases हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं सामने, और maybe they have more exposure for going outside the home, और females का कम वैसा access रहता है, तो males के पास ज़्यादा resources रहते हैं, तो maybe इसलिए उनके लिए ईजी एक्सेसिबिलिटी है, ईजी विजिबिलिटी है, तो मे बी बॉयज़ आर मोर प्रोन टू टेक ड्रग्स एज कम्पेयर टू गर्ल्स. मैम, एडिक्शन जो शब्द है, हम कब किसी इंडिविजुअल को ड्रग एडिक्ट की पैरामीटर्स में मापते हैं? ड्रग एडिक्शन क्या है एक्चुअली में, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ड्रग एडिक्शन जो है. सो हम कब किसी को कह सकते हैं कि ड्रग एडिक्शन उसको है या नहीं है, तो हम एक मैनुअल फॉलो करते हैं जिसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, एंड उसका जो रिसेंट वर्जन है दैट इज DSM-5 TR. सो उसके अकॉर्डिंग उसमें देयर आर 10 टोटल क्राइटेरिया, जिसको हम पॉइंट्स कह सकते हैं. इट्स ईजिली अवेलेबल ऑन नेट ऑल्सो. उसमें 10 क्राइटेरियाज हैं, और उन 10 में से अगर कोई 2 क्राइटेरिया भी मीट कर लेता है तो उसको हम कह सकते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन. सो सबसे पहले तो वो एक प्रॉब्लमेटिक यूज़ करना शुरू करेगा ड्रग का, एंड उसके बाद अगर वो ड्रग जब शुरू करता है, हार्मफुल यूज़ शुरू करता है उस ड्रग का सेवन करना, और उसके 1 ईयर के 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसमें ये वाले 2 सिम्टम कोई पाए जाते हैं, लाइक उसको फ्रिक्वेंट परसिस्टेंट क्रेविंग्स होना, बार बार मन करना ड्रग को लेने के लिए,
फिर अपने आप को रोक नहीं पाना, मतलब कोशिश करना कि मैं ना लूँ, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना लेके मैं कम क्वांटिटी ले लूँ, या मैं बिल्कुल ना लूँ, मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद उनको क्रेविंग होना, देन रोक नहीं पाना। उसके बाद अपनी जो रोज़ की ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो घर की हैं, फैमिली हैं, उनकी जॉब है, या स्कूल में अगर एडोलसेंट हैं स्कूल में हैं, उन रूटीन्स को पूरा नहीं कर पाना। एंड उसके बाद उनकी लाइफ में सोशल ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स होना, लाइक एब्सेंटिज्म फ्रॉम स्कूल एंड जॉब से एब्सेंट हो जाना, और उनके वहाँ से रिमार्क्स मिलना, उन चीज़ों का उनके कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ तक पहुँचाना, लाइक ऑक्यूपेशनल हो गए, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, उनके फैमिली रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, ये चीज़ें जब होना शुरू हो जाती हैं, उसके नेक्स्ट है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं रोकते हैं। दिस इज़ अगेन वन सिम्टम। एंड कभी कभी तो फिज़िकल हज़ार्डियस कंडीशंस का पता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है हार्मफुल होगा, उसके बावजूद भी ड्रिंक एंड ड्राइव करना। एंड नेक्स्ट इज़ टॉलरेंस, कि जैसे जैसे वो सेवन करना शुरू करते हैं, अब उनको धीरे धीरे, पहले जो एक छोटा अमाउंट उनको चाहिए होता है सेटिस्फैक्शन के लिए, धीरे धीरे उनका टॉलरेंस बढ़ जाता है, वो उनको हाई अमाउंट चाहिए वही इनिशियल प्रेशर लेने के लिए। तो ये टॉलरेंस भी उसका एक पॉइंट है। एंड देन लास्ट इज विड्रॉल सिम्टम्स, और फिर उनको विड्रॉवल सिम्टम्स का भी होना जब उनको नशा नहीं मिलता है, जब उनकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं। एंड विड्रॉवल सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। माइल्ड जैसे इनका मूड का लो हो जाना, मूड अपसेट हो जाना, इरिटेशन होना, या किसी काम में रूटीन में मन नहीं लगना, से लेके उसमें एपिलेप्टिक सीजर्स हो सकते हैं, अदर सीजर्स हो सकते हैं, उनका लिवर डिस्फंक्शन हो सकता है, एंड समटाइम इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो इतने उनके इनमें से कुछ भी तरह के विड्रॉवल सिम्टम्स का होना, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ 10 दोज कैटेगरीज क्राइटेरियाज। इनमें से किसी को अगर 2 भी सिम्टम होते हैं विद इन द पीरियड ऑफ दैट 12 मंथ्स, तो हम कह सकते हैं द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज़। मैम, आपने ये जो सिम्टम्स समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि अगर कोई फैमिली मेंबर है जिसका हमें थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर नज़र आ रहा है ना, और हम समझना चाहते हैं कि कहीं हमारा वो फैमिली मेंबर ड्रग अब्यूज़ में तो नहीं चला गया, तो आई थिंक ये पैरामीटर्स हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में। यस मैम, इवन मतलब साइकेट्रिस्ट जो हैं वो ICD एंड DSM-5 इनमें से ही जो क्राइटेरियाज की लिस्ट में से ही सिम्टम के बेसिस पे ही दे डायग्नोज कि द पर्सन इज़ वेदर सफरिंग फ्रॉम ए सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम और नॉट, कि वो है या नहीं है। तो इन्हीं पैरामीटर के बेस पे डिसाइड किया जाता है। बट अगर फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करना है तो उनको उनके इनिशियल जो रेड फ्लैग साइन जिसको हम कहते हैं, उनको वो जानने होंगे कि किस तरह से वो अपना बिहेवियर शो करते हैं। लाइक रेड फ्लैग साइंस में अगर वो अपना बार बार जो स्मेल है उसको छुपाने के लिए एक्सेसिव परफ्यूम्स का यूज़ करना, हैंड वॉश का यूज़ करना, दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना शुरू कर देना, एंड देन हगिंग भी पेरेंट्स के साथ अवॉइड करना शुरू कर लेते हैं कि पता ना चल जाए। उनका फ्रेंड सर्कल इवन चेंज हो जाता है। एक बेसिक सिनेरियो की मैम बात करूंगी। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, माँ बाप से थोड़ा सा डिस्टेंस वैसे ही बना लेते हैं, है ना, और माँ बाप के लिए तो हमने बच्चों को पैसे दे दिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से या उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बट एक वक्त ऐसा भी आता है जब बच्चों से आपका डिस्टेंस बन गया है, आप अज्यूम कर रहे हो कि शायद बच्चा पढ़ाई में बिजी है इसलिए हमसे मिलता नहीं है, हमारे साथ बैठता नहीं है, हमारे साथ खाना नहीं खाता, पर शायद कारण कुछ और हो सकता है। तो पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है बच्चों से एक रेगुलर इंटरेक्शन रखना? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जब हम कोई मैनेजमेंट प्लान करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों की वजह से हुए हैं। तो वैसे हम अपना मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तो वैसे रिस्क फैक्टर के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनके घर में किस तरह के सपोर्ट सिस्टम है, किस तरह के प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जिनसे हमें आगे थेरेपीज़ में हेल्प होगी, बिकॉज उनका सोशल नेटवर्क कैसा है, फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे हैं, दे ऑल बिकम द पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट प्लान। हमें पूरी हिस्ट्री लेके सब चीज़ें जाननी होती हैं। So ideally risk factors होते क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स मीन व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ कि बच्चा अब्यूज की तरफ क्यों गया, उसके क्या कारण या क्या उसके फैक्टर्स रहे। तो उसमें हमारा नेचर वर्सेस नर्चर दोनों का रोल रहता है। जैसे नेचर की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे जेनेटिक फैक्टर्स का, अगर पेरेंट्स का ड्रग एडिक्शन में रहा है काफ़ी सेवन, तो देयर आर चांसेस कि उनके बच्चों में भी ये चीज़ जा सकती है। देन
न्यूरल सर्किट्स हैं हमारे दिमाग में, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, नंबर ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। उसके साथ साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसका रोल रहता है कि वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर एक्ट कर सकते हैं कि कोई बच्चा या कोई भी अडल्ट जो है वो इन चीज़ों का सेवन कर सकता है। तो पेरेंट्स हैव ए ह्यूज एंड मेजर रोल in this identification and then prevention of this kind of problem, because parents को ही parents हैं और then स्कूल में टीचर्स हैं जो मैक्सिमम टाइम एक बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं। देन पेरेंट्स घर में हैं तो वो उन्हें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनके ऊपर चेक रख सकते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। थ्रू कन्वर्सेशन भी तो उनको रेड फ्लैग साइंस का थोड़ा आइडिया होगा, वो कहाँ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर कितना जा रहे हैं, घर में आके रूम में हैं तो रूम हमेशा उनका ओपन हो, ये नहीं कि हमेशा वो लॉक करके बंद करके अपने स्टडी आवर्स में वो ये बोल के कि हम पढ़ रहे हैं। एंड बीच बीच में पेरेंट्स को ये सारा जो उनका चेक है उन पे नज़र रखना, बात करना, टाइम स्पेंड करना। एंड मोस्टली अगर पेरेंट्स ही एब्सेंट रहेंगे होम से, बच्चों के साथ नहीं है, तो देयर आर चांसेस आल्सो कि बच्चा किसी और तरह के रिसोर्सेज का यूज़ करेगा, या तो फ़ोन एडिक्शन में चला जाएगा या फिर वो किसी और तरह के मतलब एक्सपेरिमेंटेशन कोई करना चाहेगा। बिकॉज एंड वी नेवर नो कि आपका बच्चा कहीं गलत कंपनी में गलती से पड़ गया है एंड देन दे हैव नो आइडिया क्या करें। एंड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस भी उनमें एक रीज़न हो सकता है कि वो घर में लोनलीनेस फील कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं हैं घर में। तो पेरेंट का एक सिग्निफिकेंट रोल है कि वो कैसे अपने बच्चों के साथ एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करें और अपना वर्क एनवायरनमेंट जो है, देन होम एनवायरनमेंट का कैसे वो उसको यूटिलाइज, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करके वो कैसे कर सकते हैं। अदर और रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें हमारे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है। इसके साथ एक चीज़ मैम मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेयर प्रेशर की वजह से या किसी बहुत क्लोज पर्सन की इंटरवेंशन की वजह से आप ड्रग अब्यूज़ में पड़ गए, या मे बी इट्स जस्ट द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम कंजम्पशन, बट आपको अलार्म मिल गया कि नहीं यार ये एक गलत चीज़ है या इसमें नहीं जाना है। बट बहुत बार वापस कैसे आना है एक बच्चे को नहीं पता, या एक यंगस्टर, एक एडल्ट को नहीं पता कि हाउ टू स्टेप बैक। ऐसे केस में क्या करना है? राइट मैम, क्योंकि ये भी है कि हमेशा हम जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि ऑलवेज से नो टू ड्रग। राइट, आपको कभी ड्रग की तरफ देखना भी नहीं है, और अगर कोई कहीं पे सेवन कर रहा है इन चीज़ों का तो आपको उसकी तरफ जाना भी नहीं है। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और अगर क्योंकि इसका थ्योरी यही है कि पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन हम फिर से उसका सेवन करना चाहते हैं कि एक बार से क्या हो जाएगा, दो बार से, एंड देन अगेन वो एक साइकिल ऐसा ही कंप्लीट होता है कि आप रीयूज़ करते हो, देन अब्यूज़ करते हो, फिर आपका टॉलरेंस बढ़ जाता है, फिर आपका डिपेंडेंस हो जाता है, एंड देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड ए ड्रग अब्यूज़। सो अगर इनिशियली स्टेज पे ही बच्चों को आइडिया लग जाता है कि मैं इस चीज़ में जा रहा हूँ, देन ही और शी शुड डेफिनेटली गो फॉर हेल्प, फॉर टू ही और शी शुड गो टू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। और अगर अभी वो उनका इतना भी लेवल नहीं हुआ कि वो खुद जाएं, दे हैव टू रिपोर्ट देयर पेरेंट्स ऑल्सो। अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने किसी सिबलिंग या किसी एल्डर वन से बात कर सकते हैं जो उनको फर्दर आगे फिर इस तरह की हेल्प प्रोवाइड करें, किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएं। बिकॉज अगर वो ड्रग एडिक्शन का उनका प्रॉब्लम थोड़ा सीवियर हो चुका है, देन वो घर में ही प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा, बिकॉज उनके बाद विड्रॉवल सिम्टम्स हो सकते हैं, उनकी एक्सेसिव क्रेविंग्स हो सकती हैं। तो डेफिनेटली दे शुड गो टू ए साइकेट्रिस्ट फॉर कंसल्टेशन। और तो हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपका हेल्थ की डेफिनेशन में भी यही कहते हैं कि कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग है ना। तो आपका पूरा वेलबींग होगा तो आप हेल्दी कहे जाओगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि आप फिजिकली हेल्दी हो बट आप ड्रग अब्यूज़ कर रहे हो, आप अनहेल्दी हो बिल्कुल, तो आप कहोगे कि मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं है। सो ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट चेंज हो चुका है, तो लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि रिसेंट जो डाटा मैंने अभी जो पढ़ती हूँ ड्रग अब्यूज़ पे, तो जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, सप्लाई रिडक्शन पे, डिमांड रिडक्शन पे, एंड देन हार्म रिडक्शन पे, और इसके अलावा जो पेडलर्स का
वो सब का तो डाटा इंक्रीज हुआ ही है उनको पकड़ने में, है ना, तो वो सब में सीज करने में चीज़ों को। बट ये जो रिसेंट मैंने मेडिकल डाटा गैदर किया है, ये सब कहता है कि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए। इसका मतलब फैमिलीज आर मच मोर अवेयर हैं, वो अपने घर के बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं, और उनको पता है कि अल्टीमेट सोर्स कहाँ पे उनको ये चीज़ें हेल्प कहाँ से मिलेगी, तो वो इवन जा रहे हैं वो लोग। एब्सोल्युटली ग्रेट। और मुझे लगता है कि आज की इस बहुत इलोंगेटेड कन्वर्सेशन के बाद आपको हम किसी ना किसी तरह से अवेयर और इंस्पायर कर पाए होंगे, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम चूज़ करें और ड्रग्स से बिल्कुल दूर भाग जाए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर रचना, और आपको भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव इंस्पायर, an initiative by Directorate of Information and Public Relation. मेरा नाम है श्वेतिमा।